दोस्तों इस क्लास में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकंड सेमेस्टर पीडीएसयू का जो बीए सेकंड सेमेस्टर है उसके मेजर हिस्ट्री सब्जेक्ट को हम इस क्लास में देखने वाले हैं। उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं जो आपके एग्जाम में इस बार आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। और पेपर का नाम है आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि भारत का इतिहास। तो चलिए समझ लेते हैं। उससे पहले आपके लिए खास अनाउंसमेंट कि यदि आपने लर्निंग हब 2026 या 2000 जब अगली साल भी आप पढ़ोगे तो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो इस स्मार्ट पीडीएफ को आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप ज़रूर इसको डाउनलोड करें, क्योंकि इसमें आप एक क्लिक पर नोट्स और क्लास तक अपनी पहुंच बना पाते हो। और पीडीएफ आपको मिलेगी, हर तरीके की पीडीएफ हमारी वेबसाइट पे आपको मिलेगी। ये आपका सिलेबस है भारत का इतिहास, जो कि 750 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक रहने वाला है, यानी कि मिडाइवल इंडिया का आपका ऑलमोस्ट इसमें सिलेबस है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पार्ट ए से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। यूनिट वाइज देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन लिटरेरी सोर्सेज फॉर द स्टडी ऑफ अर्ली मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री, यानी कि प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के इतिहास के अध्ययन के लिए प्रमुख साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं, यानी कि अलग अलग भाषाओं का जो साहित्य है, जो लिटरेचर है, वह कौन सा सोर्स है या वह कौन से लिटरेचर है जो हमें अर्ली मिडाइवल इंडिया की एज ए हिस्ट्री के तौर पे काम आता है। The main literary sources including chronicles, biographies, religious texts, संस्कृत लिटरेचर, पर्शियन वर्क एंड रीजनल राइटिंग्स। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के इतिहास के प्रमुख साहित्यिक स्रोतों में ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनियाँ, धार्मिक ग्रंथ, संस्कृत साहित्य, फारसी रचनाएं और क्षेत्रीय साहित्य शामिल है। Important examples are राज त्रिंगणी बाई कलहण एंड पृथ्वीराज रासो बाई चंद्रबरदाई, यानी कि अगर प्रमुख उदाहरण की बात करें तो जो कलहण ने लिखी है राज त्रिंगणी, और जो चंद्रबरदाई की जो रचना है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो, ये एग्जाम्पल आप एक तौर पे एग्जाम्पल के तौर पे दे सकते हो कि ये है साहित्य, लेकिन इनसे हमें अर्ली मिडाइवल इंडिया हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, सोर्सेज इन हिस्ट्री, इतिहास में पुरातात्विक स्रोतों का क्या महत्व है। Archaeological sources such as inscriptions, coins, monuments, sculptures, and temples provide authentic evidence about political, social, economic, and cultural conditions of the early medieval period। यानी कि जो अभिलेख है, सिक्के है, स्मारक है, मूर्तियां है, मंदिर आदि जैसे जो पुरातात्विक स्रोत है वो हमारे प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के तौर पे का एक प्रामाणिक प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। यानी कि जब हम पढ़ते हैं जो सोर्सेज में, और साथ ही में जो हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देखते हैं, चाहे वो सिक्के हो या कोई स्मारक वगैरह हो या मूर्तियां वगैरह हो, मंदिर वगैरह हो या मंदिर पे लिखे हुए कोई अभिलेख वगैरह हो, इंस्क्रिप्शंस हो, जब इन दोनों को मैच करते हैं तो हमें जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होता है वो इन चीज़ों को और ज़्यादा ऑथेंटिक कर देता है। इसलिए इनका बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस होता है हिस्ट्री में। अगला क्वेश्चन है, वो आर दी इंपॉर्टेंट फॉरेन ट्रेवल्स ड्यूरिंग द अर्ली मिडाइवल पीरियड, यानी कि प्रारंभिक मध्यकालीन काल के प्रमुख विदेशी यात्री कौन थे जो जिन्होंने भारत का भ्रमण किया था। इंपॉर्टेंट फॉरेन ट्रेवल्स इंक्लूडेड अल-ब्रूनी, इब्न बतूता, मार्को पोलो एंड सुलेमान। यानी प्रारंभिक मध्यकालीन काल में जो प्रमुख विदेशी यात्री रहे उनमें जो प्रमुख नाम है अल-ब्रूनी का, इब्न बतूता का, मार्को पोलो का और सुलेमान आदि के नाम शामिल हैं। देयर अकाउंट्स प्रोवाइड वैल्यूबल इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी एंड कल्चर। उन्होंने जो विवरण किया है उस समय जब उन्होंने यहाँ यात्राएं करी, और यात्रा के बाद उस यात्रा का जो वृतांत लिखा तो उसमें भारतीय समाज की क्या व्यवस्था थी उस टाइम, किस तरीके का प्रशासन था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, संस्कृति कैसी रही, उन सब की महत्वपूर्ण जानकारी अपने उस यात्रा वृतांत से या उनके द्वारा जो रचित रचनाएं हैं उनसे हमें मिलती है। तो ये वो प्रमुख यात्री थे मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो। व्हाट इज मीन्ड बाई अर्ली मिडाइवल इंडिया, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत से आप क्या समझते हो। अर्ली मिडाइवल इंडिया जनरली रेफर्स टू द पीरियड फ्रॉम द 18th टू 12th सेंचुरी, यानी प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में हम कहते हैं कि 8वीं से लेकर जो 12वीं शताब्दी ईस्वी का काल है उसे हम अर्ली मिडाइवल इंडिया, अर्ली मिडाइवल पीरियड कहते हैं। इट विटनेस्ड द राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स, फ्यूडलिज्म, टेम्पल आर्किटेक्चर एंड इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल चेंजेज। इस काल में क्षेत्रीय राजाओं का उदय हुआ, सामंतवाद हुआ, मंदिर स्थापत्य खूब हुए और महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन हुए। अर्ली मिडाइवल पीरियड की बात करें तो व्हाट वाज दी ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, यानी कि त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है, यानी कि जिसमें तीन पार्टी आपस में क्या करती हो, संघर्ष करती हो।
The tripartite struggle was a prolonged conflict among the Gujar Pratihars, Pals, and Rashtrakuts for the control of Kannauj during the 18th to 10th century. यानी त्रिपक्षीय संघर्ष 8वीं से 10वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य कन्नौज पर अधिकार स्थापित करने के लिए गुर्जर प्रतिहार में पाल और राष्ट्रकूट शासकों के बीच एक दीर्घकालीन संघर्ष था, जिसे ट्राईपार्टाइट संघर्ष या स्ट्रगल का नाम दिया गया है। नेम दी थ्री डायनेस्टी इन्वॉल्व इन दी ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले 3 प्रमुख राजवंशों के नाम बताओ। द 3 डायनेस्टीज वर द गुर्जर प्रतिहार ऑफ नॉर्थ इंडिया, द पाल ऑफ बंगाल एंड द राष्ट्रकूट्स ऑफ द डेक्कन। यानी कि त्रिपक्षीय संघर्ष में उत्तर भारत के गुर्जर प्रतिहार, बंगाल के पोल और दक्कन के राष्ट्रकूट राजवंश शामिल थे। यानी कि 2 ये हो गए, एक ये हो गए, ये हो गया और ये हो गया, तो 3 पार्टी ये इसमें शामिल रही। Who led the Arab invention in of Sindh in 712 सेंचुरी। 712 ईस्वी में सिंध पर अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया? द अरब इन्वेंशन ऑफ सिंध इन 700 या 712 सेंचुरी वॉज लेड बाई मोहम्मद बिन कासिम। यानी कि 712 ईस्वी में जो सिंध पर आक्रमण हुआ, अरब के आक्रमण हुआ, उसका नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। He defeated राजा दाहिर एंड रीस्टेब्लिश अरब रूल इन सिंध। उन्होंने या उसने राजा दाहिर को पराजित किया और सिंध पर अरब शासन की स्थापना की थी। हाउ डिड इंडियन रूलर्स रेसिस्ट दी अरब इन्वेंशंस। भारतीय शासकों ने अरब आक्रमणों का प्रतिरोध किस प्रकार किया? इंडियन रूलर्स स्पेशली द गुर्जर प्रतिहार्स एंड अदर रीजनल किंगडम्स सक्सेसफुली रेसिस्टेड अरब एक्सपेंशन बियॉन्ड सिंध थ्रू मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड द रीजनल अलायंसेस। यानी जो गुर्जर प्रतिहार सहित भारतीय क्षेत्रीय शासकों ने अपनी सैन्य शक्ति एवं क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से अरबों के विस्तार को सिंध से आगे बढ़ने में सफलतापूर्वक रोका। यानी कि यूं कहे गुर्जर प्रतिहारों ने और जो वहाँ के स्थानीय जो शासक रहे और जो स्थानीय सहयोग उनको मिला, उन सब से या उन सब के सहयोग से अरब आक्रमण को रोका गया। वाई इज मोहम्मद गजनवी रिमेंबर्ड इन इंडियन हिस्ट्री। मोहम्मद गजनवी को भारतीय इतिहास में क्यों याद किया जाता है? महमूद गजनवी इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स बिटवीन 1000 एंड 1027 सेंचुरी। यानी कि मोहम्मद गजनवी ने 1000 से 1027वीं ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किए। ही इज पर्टिकुलरली रिमेंबर्ड फॉर हिज अटैक ऑन द सोमनाथ टेम्पल इन 1025 सेंचुरी। से विशेष रूप से 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर गुजरात पर जो आक्रमण किया उसके लिए उसे याद किया जाता है। What was the significance of Mahmud Ghori's victory in the second battle of Train in 1192 सेंचुरी। त्राइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, जो कि 1192 ईस्वी में हुआ था, मोहम्मद गोरी की विजय का उस पर क्या महत्व था? Muhammad Ghori's victory over Prithviraj Chauhan in 1192 century laid the foundation for Turkish rule in North India and eventually led to the establishment of the Delhi Sultanate। यानी कि 1192 ईस्वी में जो पृथ्वीराज चौहान पर मोहम्मद गोरी की विजय हुई और उसके उपरांत उत्तर भारत में तुर्की शासन की नींव पड़ी और आगे चलकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मार्ग भी प्रशस्त हुआ था। राइन के 2 युद्ध हुए थे गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान जीते थे और दूसरा युद्ध मोहम्मद गोरी जीता था, और उसके बाद यहाँ पे टर्किश जो रूल है उसकी स्थापना हुई और आगे चल के दिल्ली सल्तनत भी बना। अब हम बात करते हैं यूनिट 2 की। पहला क्वेश्चन है, वो फाउंडेड द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? द दिल्ली सल्तनत वाज फाउंडेड बाई कुतुबुद्दीन ऐबक इन 1206 सेंचुरी आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गोरी। यानी कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद की थी। ही बिकम द फर्स्ट रूलर ऑफ द ममलूक डायनेस्टी। यानी कि वह गुलाम वंश, जिसे ममलूक नाम दिया गया है, उस वंश का प्रथम शासक बना था। तो हम ये कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक से चला। वाई इज इल्तुतमिश रिगार्डेड एज द रियल कंसोलिडेटर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संगठक क्यों माना जाता है? इल्तुतमिश स्ट्रेंथन दिल्ली सल्तनत बाई सप्रेसिंग राइवल्स, organizing administration, introducing the silver tanka and copper zittle, and obtaining recognition from the अब्बासी खलीफा। यानी कि इल्तुतमिश ने प्रतिद्वंदियों को पराजित किया, प्रशासन को संगठित किया,
टंका और जटिल जैसे सिक्के चलाकर और अब्बासी खलीफा से मान्यता प्राप्त कर दिल्ली सल्तनत को मजबूत बनाया। इसलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का एक वास्तविक संगठक कर्ता के रूप में जाना जाता है। वो वाज रजिया सुल्तान, स्टार मार्क लगाओ। रजिया सुल्तान कौन थी? दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक थी। रजिया सुल्तान वाज द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश एंड द फर्स्ट एंड ओनली वुमन रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी और दिल्ली सल्तनत की प्रथम एवं एकमात्र महिला शासक थी। यानी इल्तुतमिश के बेटे भी थे लेकिन बेटे लायक नहीं थे, इसलिए रजिया सुल्तान को बादशाह बनाया गया, या यूं कहें दिल्ली सल्तनत का राजा बनाया गया, जबकि एकमात्र महिला शासक रही है। शी रूल्ड फ्रॉम 1236 टू 1240 सेंचुरी। उन्होंने 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया। व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ बलबन टू द दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत में बलबन का क्या योगदान है? बलबन स्ट्रेंथन द मोनार्की थ्रू द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, सप्रेस्ड rebellions, controlled the nobles and enhanced the dignity of the सुल्तान। बलबन ने रक्त एवं लौह नीति अपनाई जिससे राजसत्ता और सुदृढ़ हुई, विद्रोहों का दमन किया, अमीरों को नियंत्रित किया और सुल्तान की प्रतिष्ठा उससे बढ़ाई। इसलिए इस तरीके का बलबन का योगदान रहा। मेंशन एनी टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के कोई दो आर्थिक सुधार लिखिए। Alauddin Khilji introduced market control, price regulation, strict supervision of traders, and reforms in land revenue to strengthen the economy and army. अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण, मूल्य निर्धारण, व्यापारियों पर कड़ी निगरानी और भूमि राजस्व सुधार लागू किए, जिससे अर्थव्यवस्था और सेना और मजबूत हुई। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज अलाउद्दीन खिलजी फेमस इन इंडियन हिस्ट्री? अलाउद्दीन खिलजी भारतीय इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? Alauddin Khilji is known for his military conquests, administrative efficiency, market reforms, and successful defense of India against repeated Mongol invasions. अलाउद्दीन खिलजी अपने सैन्य अभियानों से, कुशल प्रशासन से, बाजार सुधारों और मंगोल आक्रमणों से भारत की सफल रक्षा के लिए भारतीय इतिहास में जाना जाता है। Why did मोहम्मद बिन तुगलक से टोकन करेंसी फेल, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक की जो सांकेतिक मुद्रा थी वह योजना क्यों असफल हुई? द टोकन करेंसी फेल्ड बिकॉज इट लैक्ड प्रॉपर कंट्रोल, अलाउइंग पीपल टू प्रोड्यूस काउंटरफिएट कॉइन्स विच कॉज्ड फाइनेंशियल डिसऑर्डर एंड लॉस ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। सांकेतिक मुद्रा योजना उचित नियंत्रण के अभाव में असफल हुई क्योंकि लोगों ने नकली सिक्के बनाना शुरू कर दिया, जिससे आर्थिक अव्यवस्था एवं जनता का विश्वास उस टोकन करेंसी से उठ गया था। मेंशन एनी टू पब्लिक वेलफेयर वर्क्स ऑफ फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की कोई दो लोक कल्याणकारी कार्य लिखिए। फिरोज शाह तुगलक कंस्ट्रक्टेड कैनाल्स, गार्डन्स, हॉस्पिटल्स एंड रेस्ट हाउस। फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का, उद्यानों का, अस्पतालों का और सरायों यानी कि धर्मशालों का निर्माण कराया। He also promoted agriculture and repaired many historical monuments. उसने कृषि को बढ़ावा दिया और साथ ही में कई अनेक ऐतिहासिक स्मारकों की मरम्मत भी करवाई। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द इक्ता सिस्टम? इक्ता व्यवस्था क्या थी? द इक्ता सिस्टम वाज ए रेवेन्यू असाइनमेंट सिस्टम इन विच द सुल्तान ग्रांटेड लैंड रेवेन्यू राइट्स टू ऑफिशियल्स कॉल्ड मुक्तिज इन रिटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री सर्विसेज। इक्ता व्यवस्था एक राज व्यवस्था हुआ करती थी जिसमें सुल्तान प्रशासनिक एवं सैन्य सेवाओं के बदले अधिकारियों को भूमि से राजस्व प्राप्त करने का अधिकार देता था, जिसे यानी कि जो राजस्व प्राप्त होता था भूमि से उसे मुक्तिया या कहा जाता था। इसे इक्ता व्यवस्था कहते थे या इक्ता व्यवस्था इसका नाम हुआ करता था। नेक्स्ट है, मेंशन एनी टू फीचर्स ऑफ सोसाइटी ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत कालीन समाज की कोई दो विशेषता बताओ, यानी कि दिल्ली सल्तनत का जब समय हुआ करता था तो भारतीय समाज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी? सोसाइटी ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत वाज characterized by social diversity and coexistence of Hindus and Muslims, urban growth, expansion of trade, and the influence of Sufi and Bhakti movements. दिल्ली सल्तनत कालीन समाज की प्रमुख विशेषताएं सामाजिक विविधता का होना, हिंदू मुस्लिम सह अस्तित्व का होना, नगरों का विकास होना, व्यापार का विस्तार होना और सूफी एवं भक्ति आंदोलनों का प्रभाव होना। ये सारी सुविधाएं ये सारे फीचर्स या ये सारी विशेषताएं इंडियन सोसाइटी की थी। नेक्स्ट है थर्ड यूनिट से पहला क्वेश्चन, व्हाई इज विजयनगर एम्पायर इंपॉर्टेंट इन इंडियन हिस्ट्री?
विजयनगर साम्राज्य भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? द विजयनगर एम्पायर was founded in 1336 century by हरिहरा फर्स्ट एंड बुक्काराया फर्स्ट। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम ने की थी। इट प्रोटेक्टेड साउथ इंडिया फ्रॉम फॉरेन इन्वेंशंस एंड प्रमोटेड हिंदू कल्चर, लिटरेचर, आर्किटेक्चर एंड ट्रेड। इसने दक्षिण भारत को विदेशी आक्रमणों से सुरक्षित रखा और हिंदू संस्कृति का, साहित्य का, स्थापत्य का और व्यापार को बढ़ावा दिया। वो फाउंडेड द बहमानी बहमनी किंगडम। बहमानी राज्य की स्थापना किसने की? द बहमनी किंगडम वाज फाउंडेड बाय अलाउद्दीन बहमन शाह, हसन गंगू जिसे कहते हैं, इन 1347 सेंचुरी। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह हसन गंगू ने की थी। इट बिकेम द फर्स्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम किंगडम इन द दक्कन। यह दक्कन का पहला स्वतंत्र मुस्लिम राज्य बना। ये स्टार लाइन है कि दक्कन का पहला स्वतंत्र मुस्लिम राज्य कौन सा था, तो उसका नाम है बहमनी किंगडम। वो फाउंडेड दी मुगल एम्पायर इन इंडिया। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हम सब जानते हैं, हमें तो बचपन से पढ़ाया ही गया है, दैट इज द बाबर। द मुगल एम्पायर वाज फाउंडेड बाय बाबर आफ्टर डिफीटिंग इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 सेंचुरी, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ द मुगल रूल इन इंडिया। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम विश्व युद्ध क्यों आता है नाम बार बार, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद की थी, जिसने भारत में मुगल शासन का आरंभ किया। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच और कब हुआ था? Why is हुमायूं रिमेंबर्ड इन इंडियन हिस्ट्री? हुमायूं को भारतीय इतिहास में क्यों जाना जाता है, याद किया जाता है? हुमायूं टेम्परेरली लॉस्ट हिज एम्पायर टू शेर शाह सूरी बट रिगेन्ड द मुगल थ्रोन इन 1555 सेंचुरी विद पर्शियन सपोर्ट, रिस्टोरिंग मुगल रूल इन इंडिया। हुमायूं ने अपना साम्राज्य शेर शाह सूरी से खो दिया था, किंतु 55 ईस्वी में फारसी सहायता से पुनः दिल्ली का सिंहासन प्राप्त कर मुगल शासन को पुनर्स्थापना करी थी। यानी कि जब हुमायूं बादशाह बना था तो शेर शाह सूरी से एक बार युद्ध हुआ था और उस युद्ध में शेर शाह सूरी के कब्जे में आ गया था पूरा दिल्ली सल्तनत और हुमायूं को हाथ धोना पड़ा था। लेकिन आगे 5-6 साल बाद वापस हुमायूं को पर्शियन सपोर्ट मिला और उससे उसने शेर शाह सूरी को पराजित कर पुनः वहाँ मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो शेर शाह सूरी का जो काल आया था 5 से 6 साल का, उसमें शेर शाह सूरी ने बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए थे। क्या थे वो? मेंशन एनी 2 एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी के कोई 2 प्रशासनिक सुधार बताओ। शेर शाह इंट्रोड्यूस्ड सिस्टमेटिक लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स, इम्प्रूव्ड रोड्स इंक्लूडिंग द ग्रांड ट्रंक रोड, एस्टेब्लिश्ड एफिशिएंट पोस्टल सर्विसेज एंड इंट्रोड्यूस्ड द सिल्वर रुपया। शेर शाह सूरी ने भूमि राजस्व व्यवस्था में सुधार किया, जीटी रोड का विकास किया, डाक व्यवस्था को संगठित किया और चांदी का रुपया प्रचलित किया। वाई इज अकबर कॉल्ड द ग्रेटेस्ट मुगल रूलर? अकबर को महान मुगल शासक क्यों कहा जाता है? अकबर एक्सपेंडेड द मुगल एम्पायर, इंट्रोड्यूस्ड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, प्रमोटेड रिलीजियस टॉलरेंस थ्रू सुलह ए कुल एंड स्ट्रेंथन द मनसबदारी सिस्टम। अकबर ने मुगल साम्राज्य का विस्तार किया था, कुशल प्रशासन स्थापित किया, सुलह ए कुल की नीति अपनाई और मनसबदारी व्यवस्था को मजबूत किया, इसलिए इसको महान मुगल शासक कहा गया। मेंशन एनी 2 अचीवमेंट्स ऑफ जहांगीर। जहांगीर की कोई 2 उपलब्धियां लिखो। जहांगीर इज नोन फॉर एस्टेब्लिशिंग द चेन ऑफ जस्टिस, जंजीर ए अदल, एंड एनकरेजिंग मुगल पेंटिंग एंड आर्ट ड्यूरिंग हिज रेन। जहांगीर न्याय की जंजीर स्थापित करने तथा अपने शासनकाल में मुगल चित्रकला एवं कला के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वह कौन सा मुगल शासक है जो कला प्रेमी था। तो चित्रकला प्रेमी या कला प्रेमी था, तो वहाँ जहांगीर का नाम आता है। जहांगीर ने चेन ऑफ जस्टिस जैसी व्यवस्था भी लागू की थी। भाई इज शाहजहां नोन एज प्रिंस ऑफ बिल्डर्स? शाहजहां को निर्माताओं का राजकुमार क्यों कहा जाता है? शाहजहां इज फेमस फॉर कंस्ट्रक्टिंग मैग्निफिसेंट मॉन्यूमेंट्स सच एज द ताजमहल, रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद विच रिप्रेजेंट द पीक ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। शाहजहां ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद जैसे भव्य स्मारकों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, जो कि मुगल स्थापत्य की सर्वोच्च उपलब्धियां बताता है या सर्वोच्च उपलब्धियों को शो करता है। व्हाट वाज द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगजेब? औरंगजेब की धार्मिक नीति क्या थी?
औरंगजेब फॉलोड एन ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक पॉलिसी। औरंगजेब ने रूढ़िवादी इस्लामी नीति अपनाई थी। ही रीइम्पोज्ड द जजिया टैक्स इन 1679 सेंचुरी एंड एनफोर्स्ड सेवरल मेजर्स बेस्ड ऑन इस्लामिक लॉ। उसने 1679 ईस्वी में जजिया कर पुनः लागू किया और इस्लामी कानूनों पर आधारित अनेक नीतियां लागू की थी। मेंशन एनी टू कॉजेज ऑफ फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल साम्राज्य के पतन के कोई दो कारण लिखो। द मुगल एम्पायर डिक्लाइन ड्यू टू वीक सक्सेसर्स आफ्टर औरंगजेब, कंटिन्यूस वॉर्स, फाइनेंशियल क्राइसिस, रीजनल रिवोल्ट्स एंड राइज ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट्स। औरंगजेब के बाद कमजोर उत्तराधिकारी यानी कोई शक्तिशाली उत्तराधिकारी आया नहीं, निरंतर युद्ध हो रहे थे, आर्थिक संकट से जूझ रहा था, क्षेत्रीय विद्रोह होना स्टार्ट हो गया था, स्वतंत्र राज्यों के उदय हुए और उस टाइम ब्रिटिश हुकूमत भी थी। तो इस कारण मुगल साम्राज्य का क्या हुआ, पतन हुआ। बात करते हैं फोर्थ यूनिट की। फोर्थ यूनिट का पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज महाराणा प्रताप रिमेंबर्ड इन इंडियन हिस्ट्री। महाराणा प्रताप को भारतीय इतिहास में क्यों जाना जाता है। महाराणा प्रताप इज रिमेंबर्ड फॉर हिज फियरलेस रेसिस्टेंस अगेंस्ट द मुगल एम्परर अकबर एंड हिज ब्रेवरी इन द बैटल ऑफ हल्दीघाटी 1576 सेंचुरी व्हाइल डिफेंडिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ मेवाड़। महाराणा प्रताप को मुगल सम्राट अकबर के विरुद्ध अपने उनके साहसी प्रतिरोध और 1576 ईस्वी में हल्दीघाटी युद्ध में मेवाड़ की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए याद किया जाता है। वो वाज लचित बोरफुकन। लचित बोरफुकन कौन थे। लचित बोरफुकन वाज द कमांडर ऑफ द अहोम आर्मी हु डिफीटेड द मुगल्स इन द बैटल ऑफ सरायघाट 1671 सेंचुरी एंड सक्सेसफुली प्रोटेक्ट आसाम। लाचित बोरफुकन अहोम सेना के सेनापति थे। इन्होंने 1671 ईस्वी के सरायघाट युद्ध में मुगलों को पराजित कर असम की सफलतापूर्वक रक्षा की थी। वो वाज शिवाजी। शिवाजी कौन थे। शिवाजी वाज द फाउंडर ऑफ द मराठा एम्पायर। शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। ही established an efficient administration, organized a strong military and challenged मुगल अथॉरिटी इन वेस्टर्न इंडिया। उन्होंने कुशल प्रशासन स्थापित किया, शक्तिशाली सेना का संगठन किया और पश्चिमी भारत में मुगल सत्ता को चुनौती भी दी। व्हाट इज मिंट बाई हिंदू पद पादशाही। हिंदू पद पादशाही का क्या अभिप्राय है, इसे आप क्या जानते हो, समझते हो। हिंदू पद पादशाही रेफर्स टू द आइडियल ऑफ एस्टेब्लिशिंग हिंदू पॉलिटिकल सुपरमेसी इन इंडिया। हिंदू पद पादशाही से आशय भारत में हिंदू राजनीतिक प्रभुत्व की स्थापना के आदर्श हैं। द कॉन्सेप्ट बिकेम क्लोजली एसोसिएटेड विद द एक्सपेंशन ऑफ मराठा पावर आफ्टर शिवाजी। यह अवधारणा विशेष रूप से शिवाजी के बाद मराठा शक्ति के विस्तार से जुड़ी हुई थी, यानी कि मराठा साम्राज्य में ये शब्द या यूं कहे ये व्यवस्था हुआ करती थी। Who led the Sikh resistance against the Mughals? मुगलों के विरुद्ध सिख प्रतिरोध का नेतृत्व किसने किया। The Sikh resistance was led by Guru Gobind Singh, who founded the Khalsa in 1699 century to defend religion and justice. मुगलों के विरुद्ध सिख प्रतिरोध का नेतृत्व गुरु गोविंद सिंह ने किया, जिन्होंने 1699 ईस्वी में धर्म एवं न्याय की रक्षा के लिए खालसा पंथ की स्थापना की थी। What was the मनसबदारी सिस्टम। स्टार मार्क। मनसबदारी व्यवस्था क्या थी। द मनसबदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर टू ऑर्गेनाइज द मुगल मिलिट्री एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। मनसबदारी व्यवस्था अकबर द्वारा मुगल सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था को संगठित करने के लिए प्रारंभ की गई थी। एवरी मनसबदार वाज असाइंड अ रैंक एंड मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटी। प्रत्येक मनसबदार को एक निश्चित पद एवं सैन्य दायित्व दिया जाता था। Who were the ulema during the Mughal period? मुगल काल में उलेमा कौन थे। The ulema were Islamic religious scholar who interpreted Islamic law and advised the rulers on religious and legal matters. उलेमा इस्लामी धार्मिक विद्वान हुआ करते थे जो इस्लामी कानून की व्याख्या करते थे और शासकों को धार्मिक एवं कानूनी विषय पर एडवाइस या परामर्श भी देते थे। Mention any two features of agriculture during the मुगल पीरियड। मुगल कालीन कृषि की कोई दो विशेषता लिखो। एग्रीकल्चर वाज द बैकबोन ऑफ द मुगल इकोनॉमी। मुगल क्या हर इकोनॉमी की बैकबोन एग्रीकल्चर ही थी। उस टाइम मोटा मोटा काम इसी का ही हुआ करता था जी। कृषि मुगल अर्थव्यवस्था का आधार थी। लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स ऑफ स्टेट इनकम एंड द मेजर क्रॉप्स इंक्लूडेड व्हीट, राइस, कॉटन, शुगर केन एंड इंडिगो। भूमि राजस्व राज्य की आय का प्रमुख स्रोत हुआ करता था और गेहूं, धान, कपास, गन्ना, नील आदि प्रमुख फसलें होती थी। देखो अगर आप थोड़ा सा भी ज्योग्राफी जानते हो तो इंडिया में पैदा ही यही होता है
और आज से अगर कई सालों पहले की बात करें तो कृषि ही बैकबोन हुआ करती थी। तो चाहे कोई सी भी आपसे सल्तनत या कोई सा भी टाइम पीरियड पूछे, कृषि ही बैकबोन आप बता सकते हो। मोटे-मोटे तौर पे आप यही कहोगे कि लैंड रेवेन्यू ही मेजर इनकम सोर्स हुआ करता था। बाकी अगर कोई अलग-अलग कोई बात है तो 1-2 बातें आगे-पीछे होती है, मेजरली यही सब में हुआ करता था। मेंशन एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। मुगल स्थापत्य के कोई 2 उदाहरण लिखो। द ताजमहल एट आगरा एंड द रेड फोर्ट एट दिल्ली are two outstanding examples of Mughal architecture reflecting artistic excellence and engineering skills. आगरा का ताजमहल और दिल्ली का लाल किला मुगल स्थापत्य के 2 उत्कृष्ट उदाहरण हैं जो कि कलात्मक उत्कृष्टता एवं अभियांत्रिकी कौशल को प्रदर्शित करते हैं। What was the significance of the भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स? भक्ति एवं सूफी आंदोलनों का क्या महत्व था? The Bhakti and Sufi movements promoted religious tolerance, social equality, devotion to God, and communal harmony, contributing significantly to India's composite culture. भक्ति एवं सूफी आंदोलनों ने धार्मिक सहिष्णुता का बढ़ाया, सामाजिक समानता को का संदेश दिया, ईश्वर भक्ति और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा दिया और साथ ही में भारत की समन्वित संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। ये था पार्ट ए। बात करें पार्ट बी की तो पार्ट बी में यूनिट वाइज हमने हर यूनिट से 4 क्वेश्चन इन्वॉल्व किए हैं। हम जानते हैं कि हम थोड़ा सा डिले चल रहे हैं कि एग्ज़ाम आपकी बहुत क्लोज है और हम ये क्लास लाने में थोड़ा सा लेट हो चुके हैं क्योंकि देयर आर मल्टीपल क्लासेज और उस मल्टीपल क्लासेज के बाद जितना टाइम हमें मिल पाता है हम कोशिश करें कि आपको वो क्लास प्रोवाइड करवा सके। बहुत सारी ऐसी क्लासेज जो हमारे तैयार हो चुकी होती हैं लेकिन टाइम की शॉर्टेज के चक्कर में उसे हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते, तो उसके लिए हम एक्सट्रीमली आपसे खेद प्रकट करते हैं कि कोशिश करते हैं कि टाइमली हम आपको सारा कुछ मटेरियल दे पाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाकी रह ही जाता है। लेकिन चलो हमारी कोशिश है कि आपके पास अभी थोड़ा टाइम है, आप इसको पढ़ सकते हो। तो मैं सारे क्वेश्चन यहाँ डिटेक्ट करूँगा तो ये क्लास बेवजह लंबी हो जाएगी। बढ़िया रहेगा कि आप वेबसाइट पे जाइए, इस पीडीएफ को आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए और एक बार इस पूरी पीडीएफ से आप गो थ्रू हो लेना। और वेबसाइट का लिंक में हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाता है। स्टडी मटेरियल से जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फिर भी बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर पीडीएफ नहीं मिलती, कहाँ से डाउनलोड करें। अब होता क्या है कि बच्चा क्लास नहीं देखता, वीडियो प्रॉपर देख नहीं पाता, वीडियो नहीं देखता तो फिर वो ऐसे क्वेश्चन करता है। खैर कोई बात नहीं, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको टाइमली सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा सके। तो यहाँ तक आप क्लास में बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी ओर से आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे से एग्ज़ाम दें और एग्ज़ाम देकर इधर आके कमेंट भी करें कि हाँ ये क्लास आपके लिए कितना बेनिफिशियल रही। चैनल पे नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करो, क्लास को हाइप करना ना भूलिएगा और हाँ मस्ट विजिट द वेबसाइट फॉर द डाउनलोड पीडीएफ। So have a nice day, have a great time. Thank you very much and all the best again for your examinations.